आधुनिक भारत के इतिहास के सीरीज में आपका स्वागत है। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और आज का टॉपिक है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भू राजस्व पॉलिसी, अर्थात अंग्रेजों की भू राजस्व नीति किस प्रकार की थी जिसने भारत में एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करने में अंग्रेजों की बहुत ज़्यादा सहायता की थी। भू राजस्व नीति के अंतर्गत ही हम आपको बताएंगे कि जमींदारी व्यवस्था क्या थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी और महलवाड़ी व्यवस्था क्या थी। क्योंकि अंग्रेजों ने भारत में भू राजस्व वसूल करने के लिए दो प्रकार की पद्धतियों का उपयोग किया था। एक पद्धति का उपयोग किया था कि उन लोगों ने भारत में एक बार जमींदारों के साथ स्थायी संबंध और कुछ लोगों के साथ अस्थायी संबंध स्थापित किए थे। स्थायी संबंधों के अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये तय कर दिया था कि रैयतों अर्थात किसानों के द्वारा दी जाने वाली राशि हमेशा नियत होगी, हमेशा स्थायी रहेगी। जबकि रैयतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ये दरें प्रायः 10 से 20 या 20 से 30 सालों के बाद बदलती जाती थी। इसलिए इस टॉपिक के अंतर्गत हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उन सारे आयामों पर चर्चा करेंगे जो उसने भारत में भू राजस्व को लागू करने में व्यवस्था लाई थी। क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चूंकि आधुनिक ब्रिटेन का नेतृत्व कर रही थी और आधुनिक ब्रिटेन जो था वो एक खुली अर्थव्यवस्था चाहता था और खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उसने पूंजीवाद को सपोर्ट किया। और जब कोई व्यवस्था पूंजीवाद को सपोर्ट करती है तो वो व्यवस्था सामान्यतः आयात और निर्यात पर कम से कम टैक्स वसूल करना चाहती है, क्योंकि आयात और निर्यात ही पूंजीवाद का मुख्य उद्देश्य होते हैं। क्योंकि इस समय इंग्लैंड में धीरे धीरे औद्योगिक रिवॉल्यूशन भी हो गई थी और औद्योगिक क्रांति के बाद उसने एक खुली व्यवस्था को अपनाया जिसमें आयात और निर्यात पर कम टैक्सेस थे। जब आयात और निर्यात पर टैक्सेस कम थे तो अंग्रेज़ों को राजस्व का जो मुख्य स्रोत था वो भू राजस्व ही था। क्योंकि अगर अंग्रेज भारत से अधिक राजस्व वसूल करना चाहेंगे तो उनके पास एक ही मात्र सोर्स बचेगा और वो सोर्स होगा भू राजस्व। इसलिए इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि भू राजस्व के अंतर्गत कौन कौन सी नीतियां अपनाई थी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे भू राजस्व। भू राजस्व, भू राजस्व का मतलब है भू बराबर होती है भूमि, भूमि भूमि अर्थात लैंड। लैंड, भूमि पर जो राजस्व लगता था अर्थात भूमि पर जो रेवेन्यू जनरेट होता था उसको हम बोलते हैं भू राजस्व। क्योंकि अगर हम भारत के प्राचीन काल या मध्यकाल पर दृष्टि डालते हैं तो भू राजस्व सरकारी या सरकार का मुख्य सोर्स हुआ करता था। क्योंकि सरकार की जो इनकम अधिकांशता होती थी वो भू राजस्व से ही होती थी। यद्यपि उद्योग धंधे भी फलते फूलते थे, आयात निर्यात भी होता था, व्यापार भी होता था, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अगर कोई रेवेन्यू जनरेट करता था तो वो भू राजस्व ही होता था। इसलिए इस टॉपिक में हम भू राजस्व के वो सभी डायमेंशंस को पढ़ेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस प्रकार भू राजस्व की बढ़ोतरी की और उसको लिया भी। इसलिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, मैंने आपको बताया था बक्सर के युद्ध के बाद 1764 ईस्वी के बाद 1765 ईस्वी में एक इलाहाबाद की संधि की। और ये इलाहाबाद की संधि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और बिहार का नवाब जो था मीर जाफर के साथ की गई। जब ये संधि की गई तो इस संधि के बाद इसका जो प्रथम फेज था, जब डेट थी 12 अगस्त 1765, 12 अगस्त 1765 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में भू राजस्व वसूलने और निजामत के अधिकार दे दिए गए। तो हम देखेंगे कि 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के द्वारा कंपनी को बंगाल,
बिहार और उड़ीसा, उड़ीसा से भू राजस्व, भू राजस्व क्या कहिए, राजस्व, राजस्व और निजामत के अधिकार प्राप्त हो गए थे। निजामत के अधिकार प्राप्त हो गए थे। अधिकार प्राप्त हो गए थे। ये अधिकार कब प्राप्त हो रहे हैं, तो ये अधिकार 1765 ईस्वी में प्राप्त हो रहे हैं। राजस्व के अधिकार प्राप्त हो गए थे। अब जब राजस्व के अधिकार प्राप्त हो गए थे तो अब प्रश्न ये उठता था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में किस प्रकार की रेवेन्यू व्यवस्था लेकर आएगी। लेकिन तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड क्लाइव्स ने किसी प्रकार का चेंज नहीं किया और क्लाइव्स ने लगभग वही व्यवस्था बनी रहने दी जो अभी तक भारत में फॉलो होती थी। तो व्यवस्था जो थी वही सेम व्यवस्था बनी रही। व्यवस्था जब सेम बनी रही तो उसके बाद चेंज कब होता है, क्योंकि मुगलों के काल में भू राजस्व का जो स्रोत होता था वो किसानों से प्रत्यक्षतः सरकार वसूल कर लेती थी। इसलिए रॉबर्ट क्लाइव्स के पास इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं थी, इतना बड़ा कोई तंत्र नहीं था जिससे वो अपनी एक नई व्यवस्था बना पाता और उस व्यवस्था को वो चला पाता। इसलिए रॉबर्ट क्लाइव्स ने जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को ही फॉलो किया और वो जो व्यवस्था की गई थी वो द्वैध व्यवस्था के अंतर्गत की गई थी। और द्वैध व्यवस्था को हम इसके पिछले क्लास में आपको बताए हैं कि द्वैध व्यवस्था क्या थी। उसके अंतर्गत राजस्व वसूल करने का अधिकार तो सरकार ने ले लिया था, लेकिन निजामत का अधिकार जो था वो बंगाल के नवाब पर डाल दिया गया था। लेकिन ये भू राजस्व की व्यवस्था बनी रही। अब इसमें चेंजमेंट कब आया, जब भारत का गवर्नर बनकर आया वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में यह व्यवस्था बदलेगी। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में 1772 ईस्वी में भू राजस्व नीति में परिवर्तन किया और ये परिवर्तन क्या किया कि अब कंपनी को पैसा चाहिए था, धन चाहिए था, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के माध्यम से दक्षिण भारत के अभियान और अन्य अभियान करना चाहती थी। इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसे की ज़्यादा नीड थी और वो अधिक से अधिक पैसा को लेना चाहती थी। इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस समय उसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो ये है कि किसी भी तरीके से मेरा राजस्व फिक्स हो जाए और मेरी जो आय है वो फिक्स हो जाए कि इतना पैसा मुझे मिलेगा जिससे मैं बजट बना पाऊँ और बजट बनाने के बाद मैं भारत में व्यापार और दूसरी चीज़ों में भी अपना पैसा लगा पाऊँ। इसलिए वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक व्यवस्था आरंभ की जिस व्यवस्था का नाम था इजारेदारी की व्यवस्था। इजारेदारी व्यवस्था का आरंभ किया। इजारेदारी व्यवस्था क्या थी? इजारेदारी की मतलब होता है कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा बोली लगाएगा, सबसे ज्यादा बोली लगाएगा अर्थात बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में उस व्यक्ति को राजस्व वसूल करने का अधिकार दिया जाएगा जो उस क्षेत्र में सबसे अधिक बोली लगाएगा। मान लीजिए एक क्षेत्र है ये, इस क्षेत्र से भू राजस्व वसूल करना है 100 रुपए, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी कि यहाँ लिमिट कर देगी 100 रुपए और भारत के या उन जमींदारों को बुलाएगी, उन अमीर लोगों को जो इस भूमि पर खड़े होकर बोली लगाएंगे
कि मैं 200 रुपये दूंगा, मैं 150 रुपये दूंगा, मैं 300 रुपये दूंगा। और यही व्यवस्था थी इजारेदारी। जो व्यवस्था सब इसलिए जो व्यक्ति सबसे ज्यादा बोली लगा देगा उसलिए उसी व्यक्ति को भू राजस्व वसूल करने का बंगाल बिहार आदि क्षेत्र में अधिकार दे दिया जाएगा। अब आप देखिएगा कि ये व्यवस्था जो थी, इजारेदारी की व्यवस्था पहले 5 वर्षों के लिए थी। 5 years, 5 वर्ष। और समय कब चल रहा है? समय चल रहा है 1772 ईस्वी। 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक व्यवस्था लाई जिसका नाम इजारेदारी व्यवस्था है। इस इजारेदारी व्यवस्था के अंतर्गत वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल के क्षेत्र में उस व्यक्ति को भू राजस्व वसूल करने का अधिकार दिया जो भूमि पर सबसे ज्यादा बोली लगाता था कि मैं इतना पैसा सरकार को दूंगा, उसके बदले में सरकार भू राजस्व को वसूल करने का अधिकार मुझे दे दे। इससे हुआ क्या कि कंपनी को तत्कालीन तो फायदा हुआ क्योंकि ये व्यवस्था 5 साल की है, लेकिन इससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आय थी वो अस्थिर रही, क्योंकि कंपनी को ये पता नहीं रहता था कि अगले 5 साल के बाद कोई व्यक्ति आएगा और भू राजस्व के लिए वो कितनी दर निर्धारित करेगा। हो सकता है बोली कम लग जाए, हो सकता है बोली ज़्यादा लग जाए, जबकि ब्रिटिश सरकार ये चाहती है कि उसके पास एक नियत राशि रहे। इसलिए अपने फिक्स इनकम के लिए सरकार को यह नीति पसंद नहीं आई और फिर यही नीति 1 वर्ष में बदल दी गई। 1 वर्ष। लेकिन 1 वर्ष में भी मामला यही रहा। 1 वर्ष में भी मामला इसलिए रहा क्योंकि किसी व्यक्ति ने यदि भू राजस्व वसूल करने के अधिकार ले भी लिए तो समानता हुआ क्या कि उस व्यक्ति ने किसानों के संरक्षण में कोई कार्य नहीं किया, न लैंड रिफॉर्म्स किए, न ऐसे कोई भूमिगत सुधार किए जिससे किसानों की आय बढ़ जाए। क्योंकि ठेका 1 साल के लिए मिला है, इसलिए जो व्यक्ति ठेकेदार थे, जो इजारेदार थे, उनका उद्देश्य ये था कि किसानों का शोषण करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निकाला जाए। क्योंकि यदि भारतीय किसान या जमींदार जिसने इजारेदारी व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व वसूल करने का ठेका ले रखा है, उसने मान लीजिए ठेका 5,000 में लिया है और 5,000 ब्रिटिश सरकार को दे दिए हैं, तो उस व्यक्ति का अर्थात इजारेदार का ये उद्देश्य रहेगा कि किसी भी तरीके से मैं 10,000 वसूल कर लूँ, मैं 12,000 वसूल कर लूँ, मैं 15,000 वसूल कर लूँ। क्योंकि जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा उससे इजारेदार का लाभ होगा और निश्चित है कि लाभ व्यक्ति को अंधा बना देता है। इसलिए यहाँ इस व्यवस्था भी धराशायी हो गई और इससे किसानों को भी बहुत ज़्यादा शोषण हुआ और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सरकार को भी कोई लाभ नहीं मिला। इसलिए अब क्या हुआ, वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद एक नया गवर्नर जनरल आया जिसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस जब भारत आया तो ब्रिटिश सरकार ने या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को ये निर्देश दिए थे कि आप भारत में जाकर भू राजस्व का निर्धारण करिए और कोई ऐसी स्थिर नीति बनाइए जिससे ब्रिटिश सरकार को एक फिक्स इनकम प्राप्त हो सके, जिस फिक्स इनकम के आधार पर वो अपना बजट तैयार कर पाए और आगे की विजय भी सुनिश्चित कर पाए और व्यापार में भी स्थायित्व ले पाए। इसलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस का पहला उद्देश्य है कि वो भारत में एक ऐसी व्यवस्था लेकर आए जिससे सरकार का सरकार का रेवेन्यू जनरेट हो पाए। इसलिए कॉर्नवालिस अब एक व्यवस्था लेकर आएगा जिस व्यवस्था का नाम होगा जमींदारी व्यवस्था। इसलिए कॉर्नवालिस जो व्यवस्था लेकर आएगा उस व्यवस्था का नाम होगा जमींदारी व्यवस्था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की नीति में
इस प्रकार के परिवर्तन किए जिसका तत्कालीन सरकार को तो फायदा हुआ, लेकिन बाद में उसका लॉस भी हुआ। इसलिए इस टॉपिक में हम देखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब क्या होगा कि यहीं से आप देखिएगा, पहले ये देखिएगा कि ब्रिटिश सरकार की जो भू राजस्व की नीति हो गई, भू राजस्व की जो नीति हो गई, भू राजस्व की जो नीति हो गई, भू राजस्व की नीति दो टाइप की हो गई। एक कौन सी होगी? एक होगी स्थायी और एक होगी अस्थायी। स्थायी का मतलब है कि जो टैक्स होंगे, टैक्स हमेशा एक समान रहेगा, एक समान, अर्थात वसूली की जो दर है, वसूली की दर परमानेंट तय, अर्थात सॉरी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लोगों से या जमींदारों से जो पैसा वसूल करेगी, अगर वो पैसा 1793 में वसूल किया जाएगा और जब तक ब्रिटिश सरकार भारत में रहेगी उनकी दर फिक्स कर दी गई। मतलब अगर ब्रिटिश सरकार किसी जमींदार से या इजारेदार से जो ठेका देगी और उसकी जो इनकम होगी वो हमेशा के लिए तय कर दी जाएगी। अगर ब्रिटिश सरकार 1790 के दौर में उससे 20,000 रुपये वसूल कर रही है तो यही 20,000 रुपये उसके हमेशा ही बने रहेंगे जब तक भारत में ब्रिटिश सरकार रहेगी। इसलिए एक व्यवस्था थी स्थायी व्यवस्था और एक है अस्थायी व्यवस्था, जिसमें सरकार समय के साथ दर परिवर्तन करेगी, समय के साथ दर परिवर्तन करेगी, दर परिवर्तन करेगी। अब आप समझ रहे हैं, स्थायी व्यवस्था का मतलब है कि सरकार कभी दर को परिवर्तन नहीं करेगी और अस्थायी का मतलब है सरकार समय के साथ साथ दर परिवर्तित करेगी, सामान्यतः 20 से 30 वर्षों में। इसलिए स्थायी व्यवस्था के अंतर्गत भारत में एक व्यवस्था लाई जाएगी जिसका नाम होगा जमींदारी स्तंभदारी, और इसी को बोलेंगे हम इजारेदारी भी बोल सकते हैं हम इसको, और बीसल देवबारी भी बोला जाता है। इसलिए स्थायी व्यवस्था के अंतर्गत सरकार जो व्यवस्था लाएगी वो लाएगी जमींदारी व्यवस्था। अस्थायी के अंतर्गत सरकार दो प्रकार की व्यवस्था लाएगी जिसका नाम है रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, महालवाड़ी। अब आप समझ गए हैं कि भू राजस्व वसूल करने की ब्रिटिश सरकार के पास दो नीतियां हैं। एक नीति है स्थायी, जिसके अंतर्गत कुछ लोगों से एक इकरारनामा कर लिया जाएगा और वो इकरारनामा हमेशा के लिए तय होगा कि जो राशि मैं आज वसूल कर रहा हूँ वही राशि इन फ्यूचर भी वसूल करूँगा। और वहीं अस्थायी व्यवस्था जो होगी वो ऐसी होगी कि सरकार लोगों से इकरारनामा कर लेगी कि हो सकता है कि समय के साथ हम दर परिवर्तन करते रहें, और सरकार करती भी रही। इसलिए एक स्थायी और एक अस्थायी, स्थायी व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारी व्यवस्था और अस्थायी के अंतर्गत दो व्यवस्थाएं, जिसमें एक व्यवस्था है महालवाड़ी और दूसरी व्यवस्था है एक रैयतवाड़ी और एक महालवाड़ी। इसलिए आप समझ गए कि स्थायी जमींदारी व्यवस्था है, अस्थायी जो है वो रैयतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्था है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए
वो हो जाता है कॉर्नवालिस। क्योंकि भू राजस्व का जो एक स्थायित्व आएगा वो कब से आएगा, वो आएगा कॉर्नवालिस के काल से। इसलिए सबसे पहले हम नाम डालेंगे कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस। अभी तक आप समझ पा रहे हैं कि भारत में अंग्रेजों की जो भू राजस्व की नीति चल रही है वो भू राजस्व की नीति अस्थायी नीति है। उसके पास कोई ऐसा विजन नहीं है जिसके आधार पर ब्रिटिश सरकार एक ऐसे आधारभूत ढांचे का विकास कर पाए जिस पर ब्रिटिश सरकार स्थिर रहे। क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स ने कुछ रिफॉर्म्स किए, इजारेदारी जैसी व्यवस्था लाई, लेकिन वो व्यवस्था भारत में सफल नहीं हो पाई। जब वो सफल नहीं हो पाई तो ब्रिटिश सरकार ये प्रयास कर रही है कि हम कौन सी ऐसी व्यवस्था लाए जिससे हमारी भू राजस्व की नीति स्थायी नीति हो जाए। इसलिए कॉर्नवालिस ने कुछ अपने सहयोगियों से, खासकर जॉन सॉर से, कॉर्नवालिस और जॉन सॉर से, कॉर्नवालिस इसमें एक नाम और जोड़ लीजिए जिसका नाम है जॉन सॉर। जॉन सॉर दोनों ने एक व्यवस्था लाई। इस व्यवस्था का नाम था स्थायी व्यवस्था, और स्थायी व्यवस्था में जिस व्यवस्था को नाम दिया गया उसका नाम था जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था भी बोलते हैं इसको, स्तंभदारी व्यवस्था भी बोलते हैं। जमींदारी और स्तंभदारी व्यवस्था, ये व्यवस्था किसानों के साथ स्थायी रूप से कर ली गई थी। इसलिए इसके हम बहुत सारे डायमेंशन देखेंगे कि ये व्यवस्था किस प्रकार की व्यवस्था थी। एक ऐसी जमींदारी व्यवस्था जिसने संपूर्ण भारत का एक ऐसा, जिसने उत्तर भारत का, खासकर बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस के क्षेत्रों का ऐसा शोषण किया जो शायद इतिहास में कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग पढ़ेंगे जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था। देखिए, जमींदारी व्यवस्था प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस का भी सिलेबस है। इसलिए जमींदारी व्यवस्था को हम कई डायमेंशन में देखेंगे जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जमींदारी व्यवस्था में जमींदार कौन है, किसान की हैसियत क्या है, इसमें भू राजस्व वसूल किससे किया जाएगा, भू राजस्व की दर कितनी होगी, भू राजस्व किस पर वसूल किया जाएगा, भूमि पर या फसल पर। इसलिए इस सारे डायमेंशन में हम ये सब देखेंगे। अब एक हम डायग्राम के थ्रू आपको बताते हैं जमींदारी व्यवस्था क्या है। क्या है जमींदारी व्यवस्था? तो जमींदारी व्यवस्था एक भू राजस्व की नीति है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो नीति हमेशा स्थायी रहेगी और इसमें किसी भी प्रकार का भू राजस्व परिवर्तन नहीं होगा। क्या है? तो यह भू राजस्व वसूल करने के लिए भू राजस्व अर्थात भूमि पर कर लेने की व्यवस्था है। कर लेने की व्यवस्था है, कर लेने की व्यवस्था है जो या जिसकी दर हमेशा निश्चित रहेगी। अब आप समझ पा रहे हैं कि जमींदारी व्यवस्था क्या है। एक ऐसी भू राजस्व व्यवस्था है जिससे कृषि पर या भूमि पर जो टैक्स लिए जाएंगे वो हमेशा रहेंगे। अब जमींदार कौन? जमींदार कौन होगा? अब प्रश्न सरकार के पास ये था कि हम जमींदार किसको मान लें। जमींदार मानने के लिए सरकार के पास कुछ आधार थे। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि किसी क्षेत्र में हम जमींदार उसको मानेंगे सामान्यतः जो उस आसपास के क्षेत्र में सबसे बड़ा भू लैंड को रखने वाला व्यक्ति होगा।
और वो ऐसा संभ्रांत व्यक्ति होगा जो जिसका प्रभाव सामान्यतः अपने क्षेत्रों में भी होगा। अगर किसी प्रकार का विद्रोह भी होता है तो वो सरकार के समर्थन में खड़ा होगा और हमारे लिए वो हेल्प भी करेगा। इसलिए जमींदार कौन है? तो वो व्यक्ति जो 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 उस समय ब्रिटिश को ब्रिटिश को ब्रिटिश को सबसे अधिक राजस्व दे सके और अपने क्षेत्र में बहुत अधिक अमीर और बड़ी जमीन का मालिक हो। अर्थात ब्रिटिश सरकार उस व्यक्ति को जमींदार मानने वाली थी जो उस क्षेत्र का सबसे ज़्यादा ज़मीन रखता हो, सबसे ज़्यादा अमीर हो और जिसका सामान्यतः अपने संबंधित क्षेत्र में समाज पर एक अधिक प्रभाव हो। क्योंकि सरकार इस नीति के अनुसार भारत में एक ऐसे वर्ग को तैयार करने वाली है, एक ऐसा सामाजिक आधार विकसित कर रही है कि हो सकता है इन फ्यूचर भारत में किसी प्रकार का कोई विद्रोह हो जाए और उस विद्रोह को करने वाले किसान हों, तो मैं किसान के बीच में से ही एक ऐसा भारतीय व्यक्ति तैयार करूंगा जो ऐसा व्यक्ति होगा जो सामान्यतः देखने में भारतीय होगा, उसकी समाज संस्कृति और उसका रहन सहन तो भारतीय होगा, लेकिन उसके जो स्वार्थ होंगे, उसकी जो महत्वाकांक्षाएं होंगी, वो ब्रिटिश सरकार पूरा कर रही होगी। इसलिए वो हमेशा वो वर्ग जो होगा, जमींदारी वर्ग होगा, वो हमेशा ब्रिटिश सरकार के समर्थन में खड़ा रहेगा। क्योंकि यदि किसान किसी प्रकार का विद्रोह करेंगे तो वो विद्रोह होगा जमींदारों के खिलाफ, और जमींदारों के खिलाफ अगर विद्रोह होगा और जमींदारों की यदि जमींदारी जाएगी तो उससे लॉस किसको होगा? उससे लॉस जमींदारों को होगा। क्योंकि जमींदार अब वो पैसा वसूल कर ही नहीं पाएंगे जो पैसा वो इस समय वसूल कर रहे हैं। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने ये माइंड गेम चला दिया कि हम एक ऐसा जमींदारी वर्ग तैयार करेंगे जो हमेशा ब्रिटिश सरकार का ही समर्थन करेगा। इसलिए सामान्यतः हुआ भी ऐसा कि भारत में जो स्वाधीनता के लिए जो आंदोलन लड़े गए, उस आंदोलन में लगभग हमेशा ही जमींदारी वर्ग जो रहा वो ब्रिटिश सरकार का समर्थक रहा। यहाँ तक कि जमींदारी वर्ग ने ब्रिटिश सरकार की इतना सपोर्ट किया और यहाँ तक कि ब्रिटिश सरकार के विरोध में जो भारतीय लोग खड़े हुए थे उनको कुचलने का भी प्रयास किया। इसलिए जो जमींदारी वर्ग सरकार नया जमींदारी वर्ग तैयार कर रही है वो हमेशा ब्रिटिश सरकार का समर्थक रहेगा। एक ऐसा समर्थक रहेगा जो ये जानता रहेगा कि यदि ब्रिटिश सरकार भारत से चली जाएगी तो हम जो भू राजस्व वसूल कर पा रहे हैं वो भू राजस्व भी चला जाएगा, हमारी पद भी चला जाएगा, प्रतिष्ठा भी चली जाएगी और वो जीवन जो वो उस समय लग्जरी जीवन जी रहे हैं वो भी चला जाएगा। इसलिए जमींदार कौन? जमींदार उस क्षेत्र में उस समय ब्रिटिश सरकार को सबसे अधिक टैक्स देने वाला व्यक्ति जमींदार बना। अब प्रश्न उठता था कि इस जमींदारी व्यवस्था में हम जो भू राजस्व वसूल करेंगे वो किससे करें? सीधा किसान से करें या किसी, मान लीजिए एक ये क्षेत्र है, आप समझिएगा ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में इतने सारे खेत हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे कई खेत हैं। अब सरकार के पास एक तो ऐसा प्लान हो सकता है कि मान लीजिए ये सरकार है, सरकार सीधा इस व्यक्ति से कांटेक्ट कर ले, इससे कर ले और सीधा इन लोगों से धन को वसूल कर ले। लेकिन ऐसा सरकार तब कर पाती जब सरकार के पास इतनी बड़ी मशीनरी होती। इसलिए सरकार के पास इतना बड़ा तंत्र नहीं था कि वो हर व्यक्ति से
पैसा प्रत्यक्ष रूप से वसूल कर पाए। इसलिए सरकार ये प्लान कर रही है कि हम ऐसा करते हैं कि इसको एक भाग में बांट लेते हैं। ये हो गया भाग एक, और भाग एक में इस पूरे खेतों की जो मालिकाना हक है, इस पूरे क्षेत्र का जो मालिकाना हक है, मालिकाना हक जो है, मालिकाना हक वो हम किसको दे देते हैं? वो किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति को दे देते हैं, एक व्यक्ति को दे देते हैं। अब एक व्यक्ति को दे दिया। अब मान लीजिए उसके 1 2 3 4 5 खेत हो गए। एक व्यक्ति के पास कितने खेत हो गए? 5 खेत हो गए। यही जो है, यही एक व्यक्ति जो है वो हो गया जमींदार। जमींदार, ये जमींदार हो गया। और जो किसान था, जिसका अभी अगर हम देखें वैदिक काल से लेकर अभी तक भारत में जो भू राजस्व की व्यवस्था हुई थी, उसमें जो लैंड अर्थात भूमि का जो मालिक माना जाता था वो सामान्यतः किसान ही माना जाता था। और अभी तक जो व्यक्ति भू राजस्व का वसूली करते रहे थे वो मात्र एक इजारेदार की भूमिका में रहे थे, और वो मात्र एक रेवेन्यू कलेक्ट करते रहे थे। लेकिन सरकार ने पूरा आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। भारत की उस व्यवस्था को जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत चेंज कर दिया गया जो सदियों से बनी आ रही थी। इसलिए ब्रिटिश सरकार क्या करेगी? किसानों का जो भूमि पर अधिकार था, भूमि पर अधिकार था, उसको खत्म कर दिया। और वो अधिकार किसको दे दिया? वो दे दिया अधिकार जमींदार को। सरकार ने कहा कि वो किसान जिसका खुद का खेत है, अब उसका कोई अधिकार नहीं रहेगा। अब अधिकार किसका रहेगा? उस क्षेत्र में जो एक जमींदार मैं चुनूंगा, और वो जमींदार जो होगा वही उस लैंड का वास्तविक मालिक होगा। अब व्यवस्था कैसी हो चुकी है? मान लीजिए घर आपका है, आप उसके मालिक हैं। सरकार एक नया नियम लेकर आए कि आपके मोहल्ले में एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसको मैं चुनूंगा, वही व्यक्ति इस पूरे मोहल्ले का मालिक होगा। और जो घर आपका है वो घर अब आपका नहीं रहेगा, बल्कि अब उस मोहल्ले में अमीर व्यक्ति का हो जाएगा जिसे सरकार चुनेगी। इसलिए अब उस मकान पर आपका जो अधिकार होगा वो मात्र एक किराएदार का रह जाएगा, और जो आपका घर है उस पर जो वास्तविक अधिकार होगा वो उस मोहल्ले में उस अमीर का रह जाएगा जिसको सरकार चुन रही है। वही सेम व्यवस्था में ब्रिटिश सरकार जमींदारी व्यवस्था में क्या कर रही है कि उसने कुछ खेत लिए और उन खेतों का, उस भू राजस्व के क्षेत्र का एक बड़ा क्षेत्र बनाया, और वो पूरा क्षेत्र एक व्यक्ति को दे दिया। और एक व्यक्ति से कहा कि तुम जमींदार हो और तुम मुझे इनसे रेवेन्यू कलेक्ट कर कर देना। अब तुम ही जमींदार हो और तुम्हारे ये अधिकार हमेशा रहेंगे, और तुम्हारे पीढ़ियों के साथ ये परिवर्तित होते रहेंगे। अर्थात पहले पिता था, उसके बाद पुत्र होगा, उसके बाद पुत्र होगा। ये वंशानुगत तरीके से आपके अधिकार चलते रहेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि ये कितना बड़ा परिवर्तन हो रहा है कि भारत में अभी तक जो व्यक्ति थे वो अपने आप को किसान नहीं, भूमि का मालिक भी मानते थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने कहा कि अब आप मालिक नहीं हैं, मालिक वास्तव में कौन होगा? जमींदार होगा। अगर एक व्यक्ति ये है और ये अपना खेत बेचना चाहता है तो अब इसके पास खेत को बेचने के कोई अधिकार नहीं होंगे। अगर अब ये खेत, इस जमीन को कोई बेचना चाहेगा तो वो बेच सकता है जमींदार। इसलिए अब सारे अधिकार जमींदार को दे दिए गए थे। जमींदार ही भूमि का वास्तविक मालिक था, और जिस व्यक्ति की पहले भूमि होती थी अब वो उस व्यक्ति की भूमि नहीं है, बल्कि अब भूमि जो है वो है उसकी जमींदार की, और किसान मात्र उस पर एक आप कृषि उत्पादन करने वाला व्यक्ति ही बचेगा। इसलिए आप देख रहे हैं राजस्व कौन देगा? अब इस व्यवस्था में अर्थात जमींदारी व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन है? भूमि का मालिक कौन है? तो भूमि का मालिक का आंसर आप समझ चुके हैं। भूमि का मालिक कौन है? तो जमींदार है, जमींदार है। एक और नोट कर लीजिए, व्यवस्था कब लाई गई है? तो व्यवस्था 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाई गई है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। फिर इसका क्षेत्र कितना होगा ये सब हम आगे चर्चा कर लेंगे। अब भूमि का मालिक कौन है? जमींदार है। और किसान क्या है? तो किसान
मात्र मात्र अपने ही भूमि पर अपने ही भूमि पर एक किराएदार हो गया, किराएदार हो गया। अब ये जो व्यवस्था है जमींदारी व्यवस्था कब लागू की जा रही है? तो लागू की जा रही है 1793 ईस्वी में। इसको लागू करने वाला कौन है? तो है कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस। अब इसका क्षेत्र क्या है? तो आप अगर देखें तो ये अगर जमींदारी व्यवस्था है तो जमींदारी व्यवस्था भारत में 19% हिस्से पर है। 19% हिस्से पर भारत में जमींदारी व्यवस्था को लागू कर दिया गया, जिसमें हम देखें तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के बनारस में और वहीं कर्नाटक के उत्तरीय भाग में। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जो जमींदारी व्यवस्था भारत के कितने परसेंट हिस्से पर लाई जा रही है? तो ये लाई जा रही है 19% हिस्से पर। 19% हिस्से पर लाई जा रही है, खासकर बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के बनारस आदि क्षेत्रों में, कर्नाटक के उत्तरी भाग में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अब ये व्यवस्था लागू कर दी जाएगी, जिसमें भूमि का जो वास्तविक मालिक है वो किसान नहीं रहेगा, अब रहेगा कौन? जमींदार। अब जमींदारों से क्या किया गया कि अब प्रश्न था कि दर कितनी रखी जाए, दर कितनी हो। इस प्रश्न का आंसर जब ब्रिटिश सरकार के लोगों को नहीं मिला तो ब्रिटिश सरकार ने पुराने रिव्यू किए वो कागज जो अभी तक मुगल सरकार में पैसा लेते रहे थे। लेकिन 1765 के बाद ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उतनी दर बढ़ा दी थी जो आज तक शायद कभी मुगलों ने बढ़ाई थी। मुगलों की दर से कई गुना ज़्यादा वृद्धि अभी तक अंग्रेज कर चुके थे। लेकिन अंग्रेज़ों को प्रश्न ये लगा था कि हम कितना और राजस्व वसूल कर लें, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ये जान रही है कि यदि 1793 के दौर में हमने जो दर निर्धारित कर दी वो दर परमानेंट रहेगी। परमानेंट क्यों रहेगी? क्योंकि परमानेंट के लिए उन्होंने स्थायी समझौता कर लिया है। इसलिए ब्रिटिश सरकार चाहती है कि हम दर इतनी अधिक ले लें जिससे ये हम लोगों हमें लॉस का विषय ना बने। इसलिए दर कितनी हो इसका कोई आंसर नहीं मिला। लेकिन सरकार ने ये कहा कि अब जमींदारों को हम क्या देंगे? तो उन्होंने कहा कि मान लीजिए 89% हिस्सा अंग्रेजों का रहेगा, अर्थात जो लैंड से जो रेवेन्यू निकलेगा उसमें 89% हिस्सा अंग्रेजों को रहेगा और 11% जो हिस्सा रहेगा वो भारतीय जमींदारों का रहेगा, राष्ट्रीय जमींदारों का। अर्थात 10/11 भाग किसका है? अंग्रेजों का, और 1/11 जो भाग है वो किसका है? वो है जमींदारों का। अर्थात किसी क्षेत्र से 100 रुपए वसूल करेंगे जमींदार, तो 100 रुपए में से 89 रुपए अंग्रेजों को देंगे और 11 रुपए स्वयं कर लेंगे। लेकिन एक शर्त यहाँ ये लगाई गई कि मान लीजिए उस क्षेत्र से भारतीय जमींदार ने 110 रुपए वसूल कर लिए। अगर 110 रुपए वसूल कर लेगा जमींदार, तब भी वो ब्रिटिश सरकार को कितना रुपए देगा? 89 रुपए ही देगा, 89 रुपए ही देगा। इसलिए ब्रिटिश सरकार को यहाँ ये लगा कि यदि जमींदार 110 रुपए वसूल कर लेगा तब भी वो ब्रिटिश सरकार को कितना देगा? 89 ही देगा। इसलिए सरकार के अंतर्मन में ये भी विचार चल रहा है कि जब हम ऐसी व्यवस्था लाएंगे और उस पर जमींदारों का स्थायी नियंत्रण हो जाएगा तो जमींदार भारत में लैंड रिफॉर्म्स करेंगे, अच्छे अच्छे बीज, खाद और नहरों का विकास करेंगे, जिससे वो उस भूमि में अधिक से इन्वेस्ट कर देंगे और जब भू राजस्व भी अधिक आएगा और वहाँ किसानों को भी कुछ रियायत मिल जाएगी, जिससे किसान कभी ब्रिटिश सरकार के विरोध में खड़े नहीं होंगे। लेकिन
इससे उद्देश्य कहीं परे हुए थे। आप देखिए, अब आप देख पा रहे हैं कि 89% हिस्सा किसका है? अंग्रेजों का, और 11% भारतीय जमींदारों का है। उसी में आगे आप देखिएगा, ये व्यवस्था कितनी, प्रश्न उठता है कि ब्रिटिश सरकार ये व्यवस्था क्यों ला रही थी? ये व्यवस्था क्यों ला रही थी? क्यों ला रही थी? तो इस व्यवस्था को लाने में कुछ कारण थे। सामान्यतः ऐसी व्यवस्था ब्रिटेन में थी, ऐसी व्यवस्था ब्रिटेन में थी। लेकिन ऐसी व्यवस्था जो ब्रिटेन में थी, वहां भी किसान को सामान्यतः भूमि का मालिक माना जाता था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने ऐसा नहीं किया। और जो सरकार का जो सबसे बड़ा फैक्चुअल डेटा है वो ये है कि सरकार अंग्रेज भारत में एक ऐसा सामाजिक और राजनीतिक वर्ग तैयार करना चाहते हैं कि जो अंग्रेजों के विषम परिस्थिति में उनका साथ दे। क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस बात को बखूबी जानती है कि हमारा जो उद्देश्य है वो भू राजस्व वसूल करने का है, और भारत में हम एक विदेशी के नाते आए हैं, और विदेशी के नाते आने के कारण भारत का कोई भी व्यक्ति मुझे इस बात के लिए कभी स्वीकार नहीं करेगा कि हम भारत के अभिन्न अंग हैं। इसलिए जब अभिन्न अंग नहीं मानेंगे तो निश्चित है कि एक दिन भारत के किसान या भारत के दूसरे समूह के लोग विद्रोह करेंगे, और वो विद्रोह किसके खिलाफ होगा? वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ होगा। इसलिए अंग्रेजों का इस व्यवस्था में ऐसा उद्देश्य है, ऐसा अंतर्निहित कारण निहित है कि ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसा वर्ग तैयार करने के लिए खड़ा कर दिया जो देखने में तो भारतीय होगा, सोचने में तो भारतीय होगा, लेकिन उसकी जो अंतर्दृष्टि होगी और उसके अपने जो निजी स्वार्थ होंगे, वो स्वार्थ क्या होंगे कि अगर हम इस क्षेत्र से भू राजस्व वसूल करते रहेंगे तो हमारे पास पैसा आता रहेगा, हम संभ्रांत अमीर और साहूकार बने रहेंगे, समाज में पद और प्रतिष्ठा बढ़ी रहेगी, हमारे ऊपर अमीर होने का दावा रहेगा, टैग लगा रहेगा। और यदि ब्रिटिश सरकार भारत से चली गई तो निश्चित है कि भारत के किसान और भारतीय लोग हमसे जमींदारी छीन लेंगे, और जब वो जमींदारी छीन लेंगे तो हमारे पास वो शान और शौकत का जीवन भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप समझिए कि 1793 में 1800 ईस्वी के आसपास में ब्रिटिश सरकार ने जिस जमींदारी व्यवस्था को लागू कर भारत में उस समय एक जमींदार वर्ग अपने लिए समर्थन में खड़ा कर लिया, वो 1800 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक लगभग ब्रिटिश सरकार का राजभक्त बना रहा। उन जमींदारों ने कभी ऐसा नहीं चाहा कि ब्रिटिश सरकार भारत से चली जाए, क्योंकि वो जमींदार वर्ग जानता है कि यदि ब्रिटिश सरकार भारत से चली जाएगी तो उनके वो उद्देश्य, उनका वो भू राजस्व का कलेक्शन जिससे वो हजारों किसानों का शोषण कर रहे हैं और एक लग्जरी जीवन जी रहे हैं, जहां भारत का किसान आत्महत्या कर रहा है, अकाल के कारण हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है। एक गवर्नर जनरल हुए लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कहा था कि इस समय भारत की स्थिति वो है जिस स्थिति में भारत के हजारों किसानों की जो हड्डियां हैं वो भारत के खेतों में पड़ी हुई हैं।
जहां भारत में हजारों किसान मर रहे थे, अकाल की स्थिति थी, अकाल की दुर्भर स्थिति इतनी बुरी थी कि सड़कों पर लोग मरे हुए डले थे, तब भी ये जमींदारी वर्ग उन लोगों का शोषण कर रहा था और उन लोगों के शोषण करने के साथ साथ एक अमीर की जिंदगी जी रहे थे। एक वो अमीर की जिंदगी जो जमींदार पहले सामान्यतः गांव में रहते थे, धीरे धीरे ये लोग गांव से शहरों में शिफ्ट हो गए थे। इनके जो बच्चे थे वो वीआईपी जीवन जी रहे थे, वहीं भारत का एक आम किसान बहुत ही घटिया और गंदी जिंदगी जी रहा था, जिसके में उसके मूलभूत जो अधिकार थे वो भी नहीं थे। कहते हैं रोटी कपड़ा मकान की भी स्थिति नहीं थी। उस स्थिति में भारत का जमींदार वर्ग तब भी शोषण कर रहा था, क्योंकि उस शोषण का एग्जाम्पल आप तब देख सकते हैं कि भारत में ब्रिटिश सरकार एक विदेशी सरकार है। तब भी भारत में एक आंदोलन हुआ, जिस आंदोलन का नाम था पावना विद्रोह। उस पावना विद्रोह में, उस पावना मूवमेंट में भारत के किसानों ने एक नारा दिया था कि हम महारानी के रैयत होना चाहते हैं। महारानी के रैयत होने का मतलब है कि वो किसान ये चाहते थे कि डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार का ही नियंत्रण हम पर रहे, ना कि भारतीय जमींदारों का रहे। क्योंकि जमींदारों ने कभी ऐसा अवसर ही नहीं दिया कि भारतीय किसान ये सोच पाते कि ये जो जमींदार हैं ये भारतीय हैं। और भारतीय जमींदारों ने भी भारतीय किसानों का शोषण इस प्रकार किया कि हो सकता है ब्रिटिश सरकार भी इस शोषण को ना कर पाती। क्योंकि सामान्यतः जहां रैयतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्थाएं थी, वहां पर भी शोषण हो रहा था, लेकिन शोषण शोषण करने में फर्क होता है। शोषण करने में फर्क इसलिए होता है कि जहां एक और भारतीय व्यक्ति ही भारतीय का शोषण कर रहा है तो थोड़ा दर्द ज़्यादा होता है। अगर ब्रिटिश सरकार शोषण कर रही है तो लोग ये समझ जाते हैं कि ये सरकार विदेशी है और ये शोषण करेगी ही। लेकिन जब भारतीय जमींदार ही किसानों का शोषण कर रहा है तो उनके पास कौन से वो विकल्प होंगे जिन पर वो तलाश करेगी। अब एक विकल्प हो सकता था कि वो न्यायालय जाएंगे, लेकिन न्यायालय की व्यवस्था भी इससे ही परिपूर्ण होगी, आप आगे देखेंगे। दूसरा ये व्यवस्था हो सकती थी कि किसान सब मिलकर विद्रोह कर दें, लेकिन किसान विद्रोह करता भी तो कैसे करता, क्योंकि किसानों का जो भू राजस्व, जो लैंड पर जो मालिकाना हक था वो तो खत्म हो चुका था। जब भूमि पर ही अधिकार नहीं बचा था तो किस बेसमेंट में आकर वो विद्रोह करते भी। आप देखेंगे, यदि मान लेते हैं कि किसी क्षेत्र में जो किसान रहता था उस किसान ने विद्रोह कर भी दिया अपने जमींदार के खिलाफ। अब जमींदार क्या करेगा, उसके पास कुछ विकल्प होते थे कि सामान्यतः हर क्षेत्र में कुछ सभाएं लगती थी जिनको हम पंचायत कहते थे। अब उस पंचायत में मान लीजिए 100 लोग आए और पंचायत में सामान्यतः 100 में से 90 लोग किसान ही होंगे। कुछ किसान छोटे होंगे, कुछ किसान बड़े होंगे, कुछ ज़्यादा अमीर होंगे, कुछ ज़्यादा गरीब होंगे। तो जब 100 लोगों में से 90 लोग किसान हैं और 10 लोग जमींदार हैं, तो जो पंचायत जो डिसीजन करती थी, पंचायत जो निर्णय देती थी, वो किसके समर्थन में होता था? तो सामान्यतः वो किसानों के निर्णय, किसानों के समर्थन में होता था। क्यों होता था? क्योंकि भारतीय किसान क्या कहता था कि हम बेईमान थोड़ा हैं, हमने 7 पीढ़ियों से किसी की बेईमानी नहीं की। आपको लगता है हम गांव छोड़कर कहाँ चले जाएंगे? इस साल नहीं, अगली साल हम आपको पैसा दे देंगे। लेकिन जमींदार ऐसा नहीं चाहता। जमींदार चाहता है कि पैसा उसको तत्काल मिले, चाहे वो जमीन को गिरवी रख दे, चाहे वो अपने बच्चों को बेच दे, या कोई भी स्थिति हो, वो मुझे पैसा दे दे। लेकिन अभी जो पंचायतें जो निर्णय दे रही थी वो किसके समर्थन में दे रही थी? तो वो दे रही थी किसानों के समर्थन में। और वो जो पंचायतें हैं वो जमींदार को कहती थी ठीक है, इस साल पैसा नहीं दे पाया किसान, हो सकता है अगली साल अच्छी खेती हो जाएगी, और अच्छी खेती हो जाएगी तो पैसा आपको दे देगा। क्या प्रश्न उठता है? इसलिए जमींदार वर्ग ये चाहता है कि ब्रिटिश सरकार उसको एक और सपोर्ट कर दे। वो सपोर्ट ये कर दे कि किसी भी तरीके से किसान उसको पैसा दे दें। लेकिन किसान पैसा नहीं देता था। अगर नहीं देगा, अगर मान लो जमींदार विद्रोह भी करेगा, जमींदार दबाने की भी कोशिश करेगा, तो जमींदार कैसे करेगा? यही करेगा, 10-15 लठैत लेकर आएगा। लेकिन जो लठैत होंगे वो भी अधिकतर सामान्यतः किसान होंगे। इसलिए जमींदार वर्ग इस स्टेज में थोड़ा कमजोर था। वो कमजोर इसलिए था कि वो अपना राजस्व वसूली की जो दर थी उसको लेना तो चाहता था, लेकिन उसके पास एक तंत्र नहीं था, एक ऐसी मशीनरी नहीं थी जिससे वो पैसा वसूल कर पाता। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने आधुनिक न्याय व्यवस्था को लेकर आई, इसलिए वो आधुनिक पुलिस व्यवस्था को लेकर आई।
अब सामान्यतः जो न्यायालय चलते थे, जो जुडिशरी चलती थी, उन जुडिशरी में हमेशा ऐसा नियम रहा कि किसान बनाम जमींदारों का कोई मुकदमा गया तो उस मामले में हमेशा ब्रिटिश सरकार ने जमींदार का पक्ष लिया। जमींदार का पक्ष क्यों लिया? क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो भू राजस्व वसूल कर रही है वो किससे कर रही है? वो जमींदार से कर रही है। अगर वो जमींदार का पक्ष नहीं लेगी तो जमींदार अगर लैंड के क्षेत्र में अपने लोकल क्षेत्र में कमजोर हो जाएगा तो निश्चित जब उसको पैसा नहीं मिलेगा तो वो ब्रिटिश सरकार को भी पैसा नहीं देगा। एक डायमेंशन। दूसरा डायमेंशन में सरकार ये भी जानती है कि यदि हमने जमींदारों के विरोध में खड़ा होना आरंभ कर दिया और जमींदारी वर्ग ही मेरा विरोधी हो गया तो ब्रिटिश सरकार भारत से चली ही जाएगी, क्योंकि विद्रोह जब बड़ा हो जाएगा जमींदारी वर्ग भी इनके समर्थन में खड़ा होगा तो हमें तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जब ऐसी स्थिति होने लगी कि आप समझिएगा कि जो व्यवस्था 1793 में लाई गई, उस समय जो दर निर्धारित की गई थी दर बहुत ज़्यादा थी। जब दर बहुत ज़्यादा थी तो उस समय जमींदार बहुत मुश्किल में पैसे दे पा रहे थे, यहाँ तक कि कई जमींदारों की जमींदारी नीलाम कर दी गई थी। लेकिन 1793 के बाद दौर बदलते बदलते लगभग 80 से 100 साल 70 से 80 साल हुए थे। उस समय अब जमींदारों ने स्थिति सुधार ली थी। अब जमींदार पैसा बहुत वसूल कर रहे थे। मान लीजिए 100 रुपए में से 89 सरकार को देना है, 11 रुपए किसान 11 रुपए रखती थी जमींदार। अब स्थिति ये हो गई थी कि वही जमींदार उस क्षेत्र से 150 रुपए वसूल करने लगे थे, लेकिन सरकार को तो 89 ही रुपए मिल रहे थे। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने ये प्रयास किया कि किसी भी तरीके से हम जमींदारों पर और ज़्यादा टैक्स लगा दें। लेकिन जमींदार वर्ग चूंकि पैसा भी आ चुका था, संपन्नता भी अधिक हो गई थी और उसके पास जमींदारी हद भी थी, पैसा भी था, बड़े बड़े खेतीहर लोग थे ये लोग। तो इन लोगों ने क्या किया था कि जमींदारों ने मिलकर भारत में एक सोसाइटी का गठन कर लिया था, एक राजनीतिक सोसाइटी बना ली थी जिसका नाम था लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने की और वो जो लैंड होल्डर सोसाइटी थी, उस लैंड होल्डर सोसाइटी ने ये प्रयास किया कि वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाए, लेकिन उसमें सब लोग होंगे कौन? जमींदार होंगे, क्योंकि जमींदारों के अपने व्यक्तिगत स्वार्थ होंगे। अगर ब्रिटिश सरकार किसी भी प्रकार का टैक्स बढ़ाएगी तो हम सब जमींदार मिलकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करेंगे। इसलिए भारत में पहला राजनीतिक संगठन जो था वो लैंड होल्डर सोसाइटी ही थी, क्योंकि जमींदारों ने अपना व्यक्तिगत हित साधने के लिए एक नई सोसाइटी बना ली थी जिसका नाम लैंड होल्डर सोसाइटी थी। उसी लैंड होल्डर सोसाइटी के एक व्यक्ति होते थे जिन्होंने एक अखबार निकाला था, एक मैगजीन निकाली थी, हिंदू पेट्रोइट कर। लेकिन उन सबका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था कि किसी भी प्रकार जमींदारों के जो निहित स्वार्थ है या जमींदारों का जो कलेक्शन है वो कम ना कर पाए। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने, क्योंकि नियम क्या होता जा रहा था कि किसानों की थोड़ी उपज बढ़ती थी, जमींदार टैक्स ज़्यादा लगा देते थे, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने भी एक्शन लिया था और एक रेंट एक्ट लेकर आए थे जो 1859 ईस्वी में एक रेंट एक्ट आई थे। उसमें ब्रिटिश सरकार ने ये कह दिया था कि जमींदार अब भारत में अपने हिसाब से किसी प्रकार का दर का निर्धारण नहीं करेंगे, बल्कि दर का यदि उनको निर्धारण करना है तो पहले वो ब्रिटिश सरकार से परमिशन लेंगे। वो ब्रिटिश सरकार से परमिशन लेने के बाद ही भारत में अपने दर को बढ़ा सकेंगे। इसलिए आप ये समझिएगा कि यहाँ एक ऐसी पॉलिटिक्स चली सरकार ने कि एक ऐसा राजनीतिक वर्ग हमेशा के लिए भारत में तैयार कर लिया गया था जो हमेशा देखने में तो भारतीय रहा, लेकिन उसकी सोच हमेशा ब्रिटिश सरकार के समर्थन में ही खड़ी रही। एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया है और इस चीज में लगभग सफल भी हुए। अब हम क्या करेंगे, जमींदारी व्यवस्था के कुछ लाभ और हानियां देख लेते हैं। इसकी लाभ क्या हुए, इसके लाभ क्या हुए? इसके लाभ में अगर हम देखें तो अंग्रेजों को एक फिक्स आय आने लगी।
क्योंकि ब्रिटिश सरकार को 1793 के दौर में पैसे की बहुत आवश्यकता थी, और पैसे की जब आवश्यकता थी, मराठा को भी पराजित कर रही थी कंपनी, मैसूर को भी पराजित कर रही थी, दक्षिण भारत में भी युद्ध लड़ रही थी, तो इसलिए सरकार को पैसे की बहुत आवश्यकता थी, और वो भी पैसा उसको निश्चित हो जाए कि हाँ मुझे इतना पैसा मिलेगा। इसलिए अंग्रेज़ों को फिक्स आय आने लगी, जिससे अंग्रेज़ों को उत्तर भारत और दक्षिण भारत के अभियानों को करने में सफलता मिली। वहीं अगर हम इसका लाभ देखें तो इसका जो सबसे ज़्यादा लाभ हुआ तो वो हुआ जमींदारों को। जमींदारों को बहुत अधिक लाभ हुआ। जमींदार जो थे वो अमीर हो गए और गांव को ग्राम को छोड़कर ये लोग जो थे वो शहरों में रहने लगे थे। और अपना ऐश और आराम का जीवन जीने लगे थे। और अगर हम लाभ देखें तो कुछ छोटे मोटे कह सकते हैं, छोटे मोटे खेतीहर सुधार भी हुए थे। क्यों खेतीहर? क्योंकि कुछ जमींदार जो बहुत बड़े नहीं थे, सामान्यतः छोटे ही थे, उन लोगों ने अपने आस पड़ोस के लोगों के खेतों में कुछ रिफॉर्म्स भी किए थे, कुछ सुधार भी किए थे, कुछ सिंचाई की व्यवस्था की थी, जिससे एक ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो जाए और वो ज़्यादा पैसा ले पाए। और लाभ क्या हुआ अंग्रेज़ों को? एक ऐसा वर्ग भारत में मिल गया, एक वर्ग ऐसा मिल गया था जो हमेशा ब्रिटिश सरकार के समर्थन में खड़ा रहा। था। और ये व्यक्ति हमेशा ही उसकी ब्रिटिश सरकार के समर्थन में खड़े रहे। यहाँ तक कि जब भारत आज़ाद हुआ तो भी जमींदार वर्ग इससे बहुत निराश हुआ था कि उसके सारे राइट्स अब जाने वाले थे। और भारत ने जो आज़ादी के बाद जो लैंड रिफॉर्म्स किए थे उसके बारे में तो आप बखूबी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा यदि कोई वर्ग खड़ा हुआ था तो वो जमींदारी वर्ग ही था। और इसकी अगर हम हानि देखेंगे, हानि क्या हुई, तो हानि में आप देख सकते हैं कि किसान केवल एक नौकर बनकर रह गया था। वो गरीब हो गया था, वंचित हो गया था। क्योंकि आप देखिएगा कि भारत में उस समय क्या आज तक भी किसी व्यक्ति की ग्रामीण क्षेत्र में यदि प्रतिष्ठा होती है तो उसकी सबसे अधिक प्रतिष्ठा होती है जमीन होने पर। अगर मान लीजिए आज भी आप चले जाइए उत्तर प्रदेश और बिहार आदि क्षेत्रों में, अगर किसी व्यक्ति के पास 100 से 150 बीघा जमीन है तो वो अपने क्षेत्र में एक अच्छी सामाजिक प्रतिष्ठा रखता है। इसलिए किसानों के पास जो भूमि थी वो केवल उनके आय का साधन ही नहीं था, बल्कि उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा थी। वो सामाजिक प्रतिष्ठा जिसके आधार पर वो अपने लड़के लड़कियों की शादी करते थे, उस प्रतिष्ठा के आधार पर भी उनको समाज में स्वीकार किया जाता था। और अब वो प्रतिष्ठा किसानों की छीन चुकी थी, क्योंकि अब वो किसान जो थे वो मात्र भूमि के मालिक ही नहीं बचे थे, अब वो मात्र एक किराएदार की भूमिका में थे। और किसान क्या किया? किसानों ने भूमि पर खेती करना छोड़ दिया था, अब वो मात्र एक मजदूर बन चुके थे। किसानों का जो तब्दीली कर था वो अब एक मजदूर में हो गया था। यहीं से आप देखिएगा, यहीं से ब्रिटिश सरकार में गिरमिटिया मजदूर होते थे। गिरमिटिया पद्धति को कहिए आप, गिरमिटिया पद्धति को बल मिला था।
बल मिला था। गिरमिटिया पद्धति मतलब होता था एक बंधुआ मजदूर जो भारत से एक इकरारनामे पर सिग्नेचर करके जाता था कि इतने साल हम विदेश जाएंगे और वहां पर ब्रिटिश सरकार के लिए काम करेंगे। इसलिए इस व्यवस्था के अनुसार गिरमिटिया पद्धति को बहुत लाभ हुआ था। वहीं अगर देखेंगे तो अकाल अकाल में वृद्धि हो गई थी। अकाल में वृद्धि हो गई थी। अकाल बहुत अधिक पड़ने लगे थे। लोगों की मृत्यु होने लगी थी। लोगों की मृत्यु होने लगी थी और सिंचित जमीन भी कई जगह भूमि के बंजर होने की दर बंजर होने की दर भी वृद्धि हो गई थी। आप देख रहे हैं भारत की वो स्थिति जिस स्थिति में भारत दुनिया का सबसे अमीर देश माना जाता था, उस देश में आप देखेंगे कि वो व्यवस्था जो जमींदारों के लिए लाई गई थी, उस व्यवस्था के द्वारा भारतीय किसान कंगाल हो गया था। अब भारत के गरीब के पास, किसान के पास कोई भूमि नहीं बची थी। अब कोई सबसे ज्यादा अगर अमीर वर्ग था तो वो कौन था? जमींदार वर्ग। इसलिए जमींदारी व्यवस्था जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो 1947 में आज़ाद होने के बाद भारत के राजनीतिज्ञों के पास सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि हम लैंड रिफॉर्म्स कैसे करें, क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स अगर हम करेंगे, भारत सरकार सोच रही थी, तो लैंड रिफॉर्म्स में अगर सबसे बड़ी दुविधा है तो वो भारतीय जमींदार है। और भारतीय जमींदार कभी नहीं चाहता था कि हमारे देश का लैंड रिफॉर्म्स हो जाए और उससे हमारे अधिकार चले जाए। आज भी आप ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे तो एक ऐसा वर्ग जो पहले जमींदार था वो आज भी अवेलेबल है। आज भी उसके पास इतनी अधिक जमीनें हैं कि वो दूसरे लोगों का शोषण करता रहता है। वो किन लोगों का शोषण करता है? उन मजदूरों का शोषण करता है जिनके पास अपनी लैंड्स नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए गांव में एक किसान है, एक गरीब व्यक्ति है, उसके यहाँ 4 जानवर भी है, उसने 2 भैंसें बांध रखी हैं, 2 गाय बांध रखी हैं। अगर उसको कहीं चारा भी लाना है तो उसके पास कौन से विकल्प होंगे? उसके पास विकल्प होगी लैंड, जमीन व्यवस्था होगी। और वो जमीन किसकी है? वो जमीन जमींदार की है। आज भी आप ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए तो कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनके पास 50 और 100 बीघा जमीन होगी, और वो 50 और 100 बीघा जमीन के आधार पर वो लोग आज भी शोषण कर रहे हैं। क्योंकि शोषित होने वाला जो वर्ग है वो गरीब है, और वो व्यक्ति उस जमींदार के खिलाफ आज भी भारत में खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो लगभग उसके जमीन से ही पूरी हो रही हैं। आप देखेंगे उनका शोषण आज भी किया जाता है, उनसे आज भी मजदूरी करा ली जाती है, और मजदूरी के बदले में मजदूरी का जो पैसा होता है वो नहीं दिया जाता है। क्योंकि अगर वो मजदूरी नहीं करेगा और अगर वो फ्री में काम नहीं करेगा तो वो जमींदारी वर्ग आज भी उनके सारे अधिकार छीन लेगा। कहने के लिए तो भारत सरकार ने 1950 के दौर में लैंड रिफॉर्म्स के अनुसार जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया था, लेकिन वो उन्मूलन कितना सफल हुआ वो आप देख सकते हैं। आज भी आप उत्तर प्रदेश, बिहार आदि क्षेत्रों में वो जो जमींदार वर्ग था आज भी वो सक्रिय है। आज भी वो गरीब और वंचितों का शोषण वैसे ही कर रहा था जो पहले करता था। लेकिन आधुनिक जो शिक्षा व्यवस्था आई है उससे कुछ रिफॉर्म्स हुए हैं, और वो रिफॉर्म्स जो हैं वो आगे भी चलते रहेंगे और एक ऐसे दिशा में बढ़ेंगे जिससे इक्वलाइजेशन अर्थात सामान्यीकरण आएगा, अर्थात व्यक्तियों के फंडामेंटल राइट्स सुरक्षित होंगे। इसलिए इस टॉपिक्स में हमने वो सारे डायमेंशन देख लिए हैं। थैंक यू।